नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आज का मुद्दा। और आज हम बात करेंगे सरकार आपके द्वार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरकत में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारी तय की है और इसके तहत योगी कैबिनेट के मंत्री आज से रविवार तक जनता के दरवाजे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के 18 मंडलों के लिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में एक मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। हालांकि यूं तो इस कार्यक्रम में सरकार आपके द्वार नाम दिया गया है, लेकिन इसके पीछे 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए तैयारियां हैं। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजनी है। सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा का जिम्मा मंडल प्रमुख, माफ कीजिएगा, मंडल मुख्यालय और जिला के दौरे करेंगे। इससे केवल सरकार की योजनाएं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री गुरुवार देर रात संबंधित जिलों में पहुंच चुके हैं। मंडलों के दौरान करने के लिए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टीम एक एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि शेष 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। इससे में राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार के साथ शामिल किया गया है। दौरे के दौरान मंत्री सार्वजनिक चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। मंत्री किसी एक प्रखंड और तहसील का औचक निरीक्षण भी करेंगे। यह भी लिखा हुआ है कि औचक निरीक्षण भी करेंगे। अब अधिकारी उसको पहले से सेट ना करें तो, ताकि जमीनी हकीकत को परखा जा सके। अब कितनी जमीनी हरकत औचक निरीक्षण में पकड़ी जाती है, इसका तो एक बड़ा सवाल है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद संभाग के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री है, उन्हें मेरठ मंडल दिया गया है। सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह गोरखपुर मंडल, नंद गोपाल गुप्ता बरेली मंडल, भूपेन्द्र सिंह मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर प्रयागराज मंडल, जितेंद्र प्रसाद कानपुर मंडल, राकेश सचान देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल बस्ती मंडल और संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि इन सब से जो अभी भी दिक्कतों का सामना कर रही है जनता, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी का मीटर नहीं लग पा रहा है, किसी को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, किसी को घर नहीं मिल पा रहा है, बड़ी समस्याएं हैं। उन सब इन सब के बीच अब सरकार आपके द्वार है। अमूमन तो और जगह की अगर बात करें और इससे पहले की बात करें तो सरकार आपके द्वार वोट मांगने के समय आती थी, लेकिन इस बार 4 महीने भी नहीं हुए हैं इस गवर्नमेंट को, और अब वो आपके द्वार पे है। आपको सारी चीजें करनी है। जनता दरबार लगता है, अब आप अपनी समस्या सीधे बता सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन द्विवेदी जी भाजपा से जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर पांडे संवाददाता
लखनऊ से जुड़े हुए हैं और राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद जी आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी, कोई नया तरीका नहीं है, सरकार आपके द्वारा इससे पहले भी लगातार ये चीजें हुई, लेकिन इस बार क्या नयापन होगा? क्योंकि इस बार शिकायतें ज़्यादा है लोगों को। कई लोगों का कहना है कि हमें जो दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर ये दिक्कत है कि हमें राशन कार्ड में मेरे पूरे यूनिट नहीं है, पूरे लोगों के नाम नहीं है, मेरे पास ये दिक्कतें हैं, मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मैंने मुख्यमंत्री आवास योजना में घर भरा, मुझे घर नहीं मिला। तो तमाम दिक्कतें हैं। और कैसे वो लोग पहुँचेंगे इन मंत्रियों के पास, क्योंकि अमूमन अधिकारी ही जिनको बोलने देते हैं वही होता है। लोगों को जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गरीबों को अन्न देने की बात है, खाद्यान्न देने की बात है, चाहे सिलेंडर देने की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना में चिकित्सा सुविधाएं मिलने की बात हो, जो सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से लोगों को मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, उसके समाधान के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर ये भी रहा है, या रणनीति ये रही है, या उनकी अपनी एक सिद्धांत ये रहा है कि एक चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनका नीचे से लेके ऊपर तक के सारे कार्यकर्ता जो है वो अगले चुनाव के मूड में आ जाते हैं, या उनको सक्रिय कर दिया जाता है। बाकी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया ये है कि जब चुनाव आते हैं उससे साल भर 6 महीने पहले वो सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग सोच और अलग उसकी रणनीति रहती है, चुनावी रणनीति देखें तो। आपकी योगी जी जिस ढंग से मतलब शपथ लेने के तत्काल बाद ही उन्होंने जो अपनी सक्रियता दिखाई, इसलिए भी कि एक तो उनकी जो छवि है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, और एक सफल मुख्यमंत्री के इसलिए भी कह सकते हैं, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि वो योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो दोबारा चुन के और फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं, और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव की, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। तो उस लिहाज से योगी जी ने अभी से सारे पेच कील दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं, और जनता को 24 के आते आते जो योजनाएं हैं वो उसका लाभ उनको सुनिश्चित हो जाए, ताकि चुनाव के वक्त विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम न करे या उसकी आलोचना न करे। इसीलिए ये जो समूह बना दिए गए मंत्रियों के, और उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई, और एक एक मंडल दे दिया गया कि आप वहां जाके मंडलों पे, और उनके साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री उनको भी दे दिया गया है, ताकि वो वहां की रिपोर्ट दें। और 15 या 25 तारीख को शायद, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 25 तारीख है, कि 25 तारीख को सारे मंत्री वहां की अपने दौरों की रिपोर्ट आके मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ नहीं है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सारी चीजें उनको देंगे। और विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और योजनाओं को जनता तक पहुंच रही नहीं है, इन दो चीजों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से मंत्रियों को कहा गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो पुलिस की व्यवस्था है उस पर ध्यान दें, वहां के लोगों से विमर्श करें। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वहां के औचक निरीक्षण भी ये करेंगे, ताकि ये ना हो कि वो मंत्री जी के दौरे पे हैं तो उसकी वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लें। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से एक सीखने की भी बात है कि चुनाव के वक्त ही तैयारी नहीं हो, बल्कि उसकी पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। कंचन जी, अब देखो 2024 की तैयारी लगभग शुरू कर दी है आपकी पार्टी ने। जी विशाल जी, देखिए बात ये होती है ना कि हम सिर्फ तैयारियों में नहीं होते हैं, हमें जनता का काम करना है। अगर केवल तैयारी की बात करें तो तैयारी क्या तैयारी है, जैसे लोग करते हैं ट्विटर पे तैयारी होती है लोगों की, विपक्ष की पार्टियों की, फिर 2-4 महीने पहले आकर के तैयारी, इसको तैयारी नहीं कहते। 2 साल से तैयारी नहीं होती, ये तो हम जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। हम चाहे थोड़ा सा आप चेहरा साफ नहीं आ रहा क्या?
साफ नहीं आ रहा है। जी कंचन जी तक शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ राजू शर्मा संवाददाता बने हुए हैं। राजू, जी बिल्कुल, हमारे साथ राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, अगर बात करें या मेरठ मंडल की, तो यहां पर भी मंत्रियों का जो कुनबा है आ जाएगा, लेकिन मेरठ की जन समस्याएं जो हैं वहां पर, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या वहां पर आपने लोगों से जब बात करी तब वहां पर लोग कह रहे होंगे कि अब की मंत्री जी आए या कोई आएगा, मैं उसे अपनी ये समस्या बताऊंगी जिसकी लगातार मांग हो रही है, बिजली, जाम, अतिक्रमण, ये सब बड़ी क्या बड़ी मेरी आवाज आ समस्याएं रही है? हैं मेरठ की। राजू, और बिल्कुल सूर्य प्रताप शाही, बिल्कुल विशाल, मैं आपको सूर्य प्रताप शाही हैं और पश्चिमी यूपी, लगता है किसानों का भी ठीक ठाक किसान मेरठ में भी रहते हैं, तो मुझे लगता है किसानों को रिझाने के लिए, किसानों से सीधा कनेक्ट हो सके, इसलिए सूर्य प्रताप शाही को भी वहां भेजा गया है। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मेरठ दौरे पर थे। आज सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कुछ जन भी पहुंचे थे और कुछ अन्य समस्याएं लेकर जनता भी वहां पर पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी एक बात वहां पर ये सामने आई कि एक मोहद्दीनपुर मिल मेरठ में पड़ती है, उसका भुगतान दिसंबर से नहीं हो पाया। दिसंबर के बाद लगातार किसानों का भुगतान रुका हुआ है। किसान इस मांग को लेकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सूर्य प्रताप शाही से वो किसान नहीं मिल पाए, अपनी मांग नहीं रख पाए। तमाम और लोग वहां पर अपनी मांग लेकर पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ मंत्री जी द्वारा जो है उनके जो शिकायत पत्र थे वो लेकर रख लिए गए, लेकिन जो आश्वासन जो सही मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम जन समस्याओं की बात करें तो तमाम यहाँ की समस्याएं है, बिजली, पानी और सड़क, ये तमाम यहाँ की समस्याएं है। अतिक्रमण एक यहाँ पर बड़ी समस्या है। साथ ही साथ जाम से जनता बहुत जूझ रही है। मेरठ की जाम अधिकतर यहाँ पर लगा रहता है। इसकी जो समाधान होना चाहिए, स्थायी जो समाधान होना चाहिए जाम का, वो पिछले काफी लंबे समय से नहीं हो रहा है। जाम की समस्या से मेरठ वासी पिछले लंबे समय से जूझ रहे हैं। मंत्री जी आज मेरठ दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर परीक्षितगढ़ एक ब्लॉक पड़ता है, वहां पर पहुंचे, वहां पर गौशाला का एक निरीक्षण किया। उसके बाद एक गाँव हलीमपुरा पड़ता है, वहां पर पहुंचे, वहां जनता से बात करी। साथ ही साथ उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, वहां मीडिया को संबोधित किया। मीडिया कर्मियों ने अपनी बात रखना चाहिए तो उनकी बातों से वो बचते नजर आए। सिर्फ अपनी दो बातें रखकर वो वहां से निकल गए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर तमाम जो अधिकारी थे, मेरठ पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी थे, भाजपा के नेतागण थे, जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों से उन्होंने बात रखी। जी प्रमोद जी, मुझे लगता है आप सुन रहे होंगे राजू शर्मा की बातें। देखिए, ना पब्लिक से मिले, ना पत्रकारों के सवाल पूछे, ना पत्रकारों को सवाल पूछने दिया, और जब जो नोटिस दिए गए ना, मतलब एप्लीकेशन, दरखास्त दी गई, वो भी लेके रख ली गई। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि सरकार आपके द्वार, लेकिन कैसे, द्वार तो बंद है इन लोगों के लिए, उनसे 1 to 1 कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक सूर्य प्रताप शाही जी को मैं जानता हूँ, लेकिन लंबे समय से उनको मैं मेरा उनसे संबंध रहे हैं, मित्र रहे हैं मेरे। सूर्य प्रताप शाही ऐसे हैं नहीं, लेकिन क्या कारण रहा मैं नहीं कह सकता। लेकिन सूर्य प्रताप जी मीडिया फ्रेंडली भी हैं, और सूर्य प्रताप शाही जी एक पुराने अच्छे नेताओं में हैं, तो इसलिए जवाब देने की स्थिति में कोई कारण रहा होगा मैं नहीं समझता। लेकिन ये बात सही है, अगर जो हमारे आपके संवाददाता कह रहे हैं कि वो पत्रकारों के भी उन्होंने जवाब नहीं दिए, निकल गए, और जो किसान आए थे अपने भुगतान को लेकर, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की ही सबसे बड़ी समस्या, दो ही समस्याएं वहाँ मुख्य रूप से हैं, एक तो क्राइम और दूसरा किसानों का भुगतान या किसानों की प्रॉब्लम। तो अगर वो किसानों से नहीं मिले हैं तो ये निश्चित रूप से ये चिंता की बात है कि फिर अगर सरकार अगर किसानों के और नागरिकों के द्वार पर है, और द्वार पर भी पहुंच कर उनकी न सुनी जाए, वो उनसे संवादहीनता बनी रहे, का कोई औचित्य, ये ऐसे दौरों का फिर तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, और आलोचना ब्याज में होगी।
तो यही होगा। हमारे कंचन जी, अच्छा कंचन जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए कुछ, लेकिन हमारे साथ परमवीर पांडे जुड़े हुए हैं, राजधानी से हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। परमवीर, बात हो रही थी अभी यहाँ पर कि सरकार आपके द्वार, लेकिन मेरठ में कुछ और ही है। लखनऊ की कमान सुरेश खन्ना के हाथों में है। क्या लगता है इस पूरे जो सिनेरियो को तैयार किया गया था, ये सरकार जाके समस्याएं सुनेगी, सरकार के नुमाइंदे जाके समस्याएं सुनेंगे, उसके बाद भी ऐसा क्यों? लखनऊ में इसको लेकर क्या बातचीत है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि सरकार की जो मंशा है वो साफ है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जो मंशा थी वो भी एकदम साफ है। उन्होंने सबसे पहले सभी कैबिनेट मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, उनके साथ वो बैठक किए और आने वाले 100 दिनों का उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया। प्रेजेंटेशन लेने का भी उनका मंशा साफ था कि किसी भी प्रकार से ये ना होने पाए कि जब सिंचाई विभाग की बैठक है तो उसमें सिर्फ सिंचाई विभाग के मंत्री रहेंगे, सिंचाई विभाग के अधिकारी रहेंगे। अगर नगर विकास का मामला है तो सिर्फ नगर विकास के मंत्री नहीं रहेंगे, उनके अधिकारी नहीं रहेंगे, सभी अधिकारी रहेंगे। उससे एक चीज साफ निकल करके आया कि अगर कहीं कोई सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों में किसी प्रकार के सीवर की दिक्कत आ रही है, नगर विकास देख रहा है। अगर किसी प्रकार से उसमें पुल का निर्माण कार्य की बात आ रही है तो उसमें सेतु निगम देख रहा है। उनके मंत्री, उनके अधिकारी वहां बैठे रहेंगे, उसका सुझाव देंगे। उसी में अगर विद्युत की मामला समस्या निकल करके आ रही है तो बिजली विभाग के लोग वहां मौजूद रहेंगे, वो मौजूद रह करके उस प्रेजेंटेशन में अपनी बातों को रखेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने मंडलवार जो 18 मंडल कमिश्नरी है वहां पर तैनात किया। मंत्रियों से बातचीत भी हुई के न्यूज की, और इसमें सबसे बात जो महत्वपूर्ण निकल करके आई, समस्या तो ढूंढना एक अलग बात। साफ तौर पर योगी जी का निर्देश है कि समस्या का समाधान ढूंढ कर लाना है, सिर्फ समस्या नहीं बताना है कि आप जिले में गए और मंत्रियों के साथ बैठक की, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, संबंधित जो क्षेत्र के जो ब्लॉक से लेकर के तहसील स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ बैठक किया, पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और ला करके आपने पूरा जखीरा समस्याओं को ला करके खड़ा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या के साथ साथ आपको समाधान ढूंढना है, अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका समन्वय बनाना है, समाधान उसका ढूंढना है, समाधान ढूंढ करके बताना है कि आखिर इसका समाधान क्या है। विद्युत विभाग की अगर समस्या है तो विद्युत विभाग के अधिकारी बताएंगे, अगर सड़क की समस्या है नगर विकास के बताएंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताएंगे। किसी भी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं वो समस्या सिर्फ नहीं सुनना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर निर्देश है कि पब्लिक के बीच में जाएंगे, समस्याओं को सुनेंगे, भले आप वहां जवाब नहीं देंगे, आपको यहाँ आकर के उसका जवाब देना है, उसका समाधान बताना है कि इस समस्या है और इसका ये समाधान है। मंत्री निकले हैं, ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंच चुके हैं, जो सिंचाई विभाग के धर्मपाल सिंह हैं उनको गोरखपुर जिला मिला है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक अधिकारी, एक एक पदाधिकारियों के साथ बैठक करना है। बैठक करने के बाद निर्णय बताना है 3 दिन तक, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे। राजधानी लखनऊ में रह करके जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे समस्या बताएंगे, उनकी समाधान बताएंगे और उसका निष्कर्ष निकालेंगे। बुध, बृहस्पति और उसके बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, संडे वो क्षेत्र में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक 2024 का जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। 100 दिनों का लक्ष्य रखा है, 100 दिनों के बाद 6 महीने का लक्ष्य रखा है कि किस तरीके से हम आने वाले 6 महीने में आने वाले हम किस तरीके से काम करेंगे, आने वाले साल भर में हम किस तरीके से काम करेंगे और पैच वाइज काम करेंगे। निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कोविड हुआ इनको और ये लगातार जो जमीनी हकीकत है उसको तलाश नहीं पाए और कहीं ना कहीं सेकंड वेव जो आया वो जनता के लिए ट्राई मचा दी। चारों तरफ जब हाहाकार मच गया तो जैसे वो ठीक हुए जमीनी हकीकत में पहुंचे औचक निरीक्षण किया। खासकर जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि मंत्री पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उस निरीक्षण में अगर उनका चूना पड़ा हुआ है, उनके अगर स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं तो ये कोई निरीक्षण नहीं है। निरीक्षण भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से निरीक्षण किया, इस तरीके बिल्कुल वैसा निरीक्षण करना चाहिए। हमारे साथ द्रोण जी भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं द्रोण कश्यप जी। द्रोण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। द्रोण जी, अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप सरकार को कोसेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, टॉपिक से परे सवाल है, लेकिन बड़ा मन था कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मुझसे जोड़ेगा तो मैं उससे सवाल जरूर पूछूंगा। बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, ट्विटर को छोड़कर सड़क पर कब आ रही है पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है
शुरू से ही माननीय नेताजी के समय से और माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम में भी, चाहे वो सरकार हो या फिर हम सत्ता से बाहर रहे हो, हम लोगों के हित के लिए हमेशा आगे बढ़े रहे हैं, बढ़ते रहते हैं। और जब जब सत्ता पे कोई ऐसी ताकत काबिज होती है जहां जनता का अहित करना चाहती है, उस तब हम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी रोडों पे आके और संसद और आपके विधानसभा तक आवाज उठाने का काम करते हैं। और पिछले भी शतक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी थी, बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने। बताइए, आप बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, पेट्रोल के कीमतों की आज क्या स्थिति है? क्या सत्ता के लोगों को इस बात को ध्यान नहीं देना चाहिए? एक समय था जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सिलेंडर सर पे उठा के घूमते थे, चूड़ा हाथ में लेके घूमते थे, लेकिन आज इस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं ऐसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से भी चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी भी कभी ऐसा कुछ करे, ट्विटर पर ट्विटर छोड़ दे। बाकी आप जैसे नेताजी का समय आपने याद दिलाया ना, वैसे ही उस पर आ जाना चाहिए। लेकिन अब मुद्दे पे आएंगे। सरकार आपके द्वार, आप लोग कह रहे थे कि पिछली सरकार में मंत्रियों का कनेक्शन बहुत नहीं हो पाया, पब्लिक से 1 to 1 कनेक्ट नहीं था। लेकिन इस बार तो सारे मंत्रियों को मंडल वाइज बांट दिया गया है और जाकर कहा गया है लोगों की समस्याएं सुने। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन ये धरातल पे कितना आएगा, इस बात पे बात करी जाए ना। वादे तो 2017 में भी किए गए थे, 2014 में भी किए गए थे, 2019 में भी किए गए थे कि बेरोजगारी हम हटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम हम नीचे लेके आएंगे। इनके एक सहयोगी बाबा थे, वो कहते थे कि भाई बताइए भाइयों बहनों साथियों कि आपको 35 रुपए पेट्रोल डीजल चाहिए या 100 रुपए चाहिए, आज वो कहीं नजर नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना, आप बताइए महंगाई के विषय पे क्यों बात नहीं होती है? आप डिबेट करते हैं, महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी भी कीजिए, शिक्षा भी कीजिए। आज शिक्षा पे इतना बैच बढ़ा दिया गया है कि एक साधारण मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ये जो आज तक किताबों का बोझ कब तक उठा जाएगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास? सिर्फ 5 करोड़ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जनता लगातार आक्रोश में है और आने वाले टाइम में बहुत ही बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर इन्होंने सड़कों पे आने की, तो ट्विटर के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर कोई उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी और कोई दल काम करता है विरोध में, तो वो समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बिल्कुल, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। लेकिन जहां तक कंचन जी से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए। प्रमोद जी, आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जनता के अंदर रोष बहुत है। इस रोष को कैसे, मतलब ये सुनने में भी आ रहा है कि इस बार जनता के अंदर रोष बहुत है लेकिन नतीजे कुछ और आए, अभी भी रोष बताया जा रहा है। इसको देखेंगे कैसे, इसको कैसे कम करने की बात जो कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता का रोष तो जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, तो उस ध्यान में वो तो कहीं ना कहीं रोष थोड़ी बहुत चीज। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, ये पिछले लगभग जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है 35-40 साल की पत्रकारिता का, कि मतलब ये पहला अवसर है कि समाजवादी पार्टी बसपा आपस में एक दूसरे को आलोचना कर रही है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। सरकार की या जन सरोकार के मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो रही है, सरकार को घेरने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, सड़क पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर जनता की समस्याएं हैं तो उस जनता की समस्याओं के लिए पार्टी की जिम्मेदारी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, उसकी विपक्ष की भूमिका में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, सरकार से बात करे, सरकार की हालत तो नहीं दिखाई दे रहा है। खाली ये बात कह देने से कि जनता सरकार ये कह दे कि हम सब सारी चीजें पहुंचा रहे हैं,
और विपक्ष कह दे कि जनता परेशान है। तो सरकार को चाहिए कि जनता अगर कह रही है तो क्या वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। विपक्ष को ये चाहिए कि वो तथ्यों के साथ सरकार को घेरे और सरकार को बताए कि साहब ये उपलब्धियां जो आप बता रहे हैं ये नहीं है, ये जनता तक यही तो दिक्कत है प्रमोद जी, बताने वाला कोई नहीं। आप बने रहिए, सब लोग हमारे साथ बने रहिए, आएंगे हम सबके पास। लेकिन बात जो हो रही, सरकार आपके द्वार बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन सरकार को अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां आपको उन्हें बतानी होगी, तभी कहीं जाकर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात। बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सरकार आपके द्वार, अपनी योजनाएं बताने के लिए, अपने काम को बताने के लिए सरकार आपके द्वार आ चुकी है। अब आपको सरकार को अपनी समस्याएं बतानी है। इसी पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, भाजपा प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी, सपा प्रवक्ता द्रोण कश्यप जी और हमारे संवाददाता परमवीर पांडे जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता पूनम पंडित भी हमारे साथ जुड़ गई। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आप लेट जुड़ी हमसे, लेकिन पूनम जी, अभी प्रमोद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग 40 साल का अनुभव है इन्हें। इन्होंने एक बड़ी बात और अच्छी बात कही कि पहली बार ऐसा विपक्ष देख रहा हूं जो एक है ही नहीं, जो एक दूसरे को कोसने में समय बिता रहा है, ना कि ये कि वो जनता की बात लेके सरकार को घेरे, और सरकार को कैसे घेरना इस पर भी बात नहीं कर रहा है। पूनम जी, देखिए ये बात सच है, इसमें कोई झुटलाया नहीं है कि हम झूठ से मुंह मोड़ लें कि जिस तरीके से पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर के सरकार को घेरना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वो पूरे के पूरे इकट्ठा होकर के नहीं कर रहे हैं इस काम को। लेकिन आप ये चीज भी देखते हो, जनता के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है। बाकी के लोग जो है, कोई बुआ को मनाने में लगे हुए हैं, कोई भैया को मनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई किसी को कुछ बोलने में लगे हुए हैं। कई लोग दीदी को भी मना रहे हैं, कई लोग दीदी को भी मना रहे हैं। उनका नाम भी लीजिए ना कि कई लोग दीदी को भी मना रहे हैं। सिर्फ बुआ और भैया की बात कहां से आ गई? तो लेकिन इस बीच में जिस दिन से चुनाव हुआ है,
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ है 403 सीटों पर, उस दिन से महंगाई का मुद्दा कौन सा विपक्ष उठा रहा है सिवाय कांग्रेस के, ठीक है। और बेरोजगारी इतनी है, उनके साथ में आवाज युवाओं के साथ में कौन बुलंद कर रहा है सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस हर जगह आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हैं आपस में छींटाकशी करने में। बेहतर होगा कि विपक्ष को एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए जनता की, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अभी सब अपनी मैं लग जाएंगे तो जनता के जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल हमारे बड़े भाई पत्रकार अंकल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम उनके, आप खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो जनता की आवाज उठाते हैं, महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, उनके साथ तो आप खड़े रहिए, तभी तो पता चलेगा कि आप जनता के हित में, जनता की बातें करते हैं, युवाओं के हित में, बेरोजगारी पे बातें करते हो। सिर्फ आप लोग लगे हुए हैं कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए, कहीं आपका वोट उस समुदाय का ना कट जाए, उस समुदाय का ना कट जाए। जनता की फिक्र किसी को नहीं है। अगर किसी को फिक्र है तो बताइए, जिस दिन से चुनाव हुआ है किसने मुद्दा उठाया जनता का, महंगाई का? किसी ने भी नहीं उठाया है। लेकिन बराबर कांग्रेस जो है मुद्दे उठा रही है, और मैं फिर भी देखिए, मैं कांग्रेस के मुद्दे उठाने के बावजूद भी मैं और ज्यादा अपील करूंगी कांग्रेस परिवार से कि और ज्यादा खूब मतलब सपोर्ट करें जनता को और सरकार को घेरें। देखिए, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, व्यक्तिगत इस पे नहीं होनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है। और इसमें और जो विपक्ष है और अन्य पार्टी जो है, मेरा उनका अनुरोध है, आपका अपना पर्सनल मैटर है, अपने घर परिवार में जो झगड़ा है उसे बाद में सुलझा लेना, या पब्लिक से अलग होकर के सुलझा लेना, वो आपके घर का मैटर है, मना बाद में लेना। फिलहाल है जनता की आवाज को बुलंद करने का समय, विपक्ष को इकट्ठा एकजुट होने का समय है, तो कृपया उस समय को ये लोग वेस्ट ना करें। लेकिन पूनम जी, इतनी बातें आपने करी, बड़ी अच्छी बात कही कि समय को वेस्ट ना करें। आपने यूपी का चुनाव किसके प्रतिनिधित्व में लड़ा था, जरा ये बताइए कि कौन लड़ रहा था? आपकी यूपी का चुनाव किसके डायरेक्शन में आपने लड़ा? पार्टी के डायरेक्शन में ना ना ना, अभी ये अब आपकी बात बदल गई। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, किसके डायरेक्शन में लड़ा आपने? कौन आके? आप पूरी बात सुनेंगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना, पहले मेरी बात। अच्छा, अब आप नेतृत्व में मेहनत की खुद और चुनाव लड़ा जनता के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा, जनता के लिए चुनाव लड़ा। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, सम्मान देना ही मेरे, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने किस नेता की डायरेक्शन में चुनाव लड़ा? संदीप सिंह या प्रियंका गांधी? कौन वो नेता था? संदीप सिंह चुनाव लड़वा रहे थे क्या? या आपकी पार्टी कैसे सड़क पे आ जाएगी? जिसने 200 टिकट बांटे वो भाजपा में शामिल होकर कैबिनेट मंत्री बन गया। आप क्या करेंगी? पार्टी आपकी, किस पार्टी ने कौन सा जनता का काम कर दिया? राहुल गांधी कांग्रेस को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ही कांग्रेस की जान है, वही सब कुछ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो चली गई शिमला छुट्टी बनाने। कैसी बात आप कर रही हैं? उनको इस टाइम यूपी में होना चाहिए। अभी आ जाएंगी 27 में, फिर 6 महीने पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेके। आधे टिकट में जमानत नहीं बचा पाई है कांग्रेस। नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई गलत व्यक्ति जाता है तो कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्रकार महोदय। दूसरी बात, मेरे नेता प्रियंका गांधी जी जो है, मैंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पूरे कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। मैंने किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा, और मैंने जनता के लिए चुनाव लड़ा। मेरे लिए जीत हार मायने नहीं रखती, मेरे लिए जनता की आवाज बुलंद करना मायने रखती है। मैं बेशक एक पार्टी से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं हमेशा से सरकार को घेरती रहती हूँ। या तो आप ये मत कहिए कि मैं सिर्फ अकेली कांग्रेस हूँ, या फिर आप ये कहिए कि मैं जनता को सपोर्ट करती हूँ कांग्रेस। मुझे आप समझिए या फिर मत समझिए, अब वो आपका विचार है कि अगर मैं काम सही करती हूँ तो आप मुझे कांग्रेस नहीं समझते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति काम खराब कर देता है उसको आप पूरा कांग्रेस समझ लेते हैं। ये कांग्रेस है, समुद्र है, इसमें किसी के जाने से गलत व्यक्ति के कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी से कोई गलत व्यक्ति अगर जाता है, सही व्यक्ति जाता है तो फर्क पड़ता है, गलत से नहीं पड़ता, ठीक। दूसरी बात, जनता के मुद्दे क्या नहीं उठाए कांग्रेस ने जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है? और चुनाव से पहले भी, उस समय चुनाव भी नहीं था उत्तर प्रदेश में। माननीय प्रियंका जी जो है, यूपी में जो नेता थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यूपी जिनको सब कुछ बनाया गया, प्रभारी थी, वो गायब है, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही है। नेता सामने है, ठीक। कौन गायब है कौन गायब नहीं है, मुझे इस विषय में ज्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे नेता मुद्दे उठाते हैं, मेरी कांग्रेस पूरा परिवार मुद्दे उठाता है। और जो जिनकी आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गायब है। अगर वो लोग गायब हैं तो हमारी कांग्रेस तो गायब नहीं है, हमारे हाईकमान तो गायब नहीं है, प्रियंका जी तो गायब नहीं है, राहुल जी तो गायब नहीं है, सोनिया जी गायब नहीं है, सुरजेवाला जी गायब नहीं है, प्रमोद कृष्णम जी गायब नहीं है, पूनम पंडित गायब नहीं है। कौन गायब? एक व्यक्ति के, मैंने आपको बोला ये कांग्रेस है विशाल जी, इसमें कोई गलत व्यक्ति अगर होगा, अगर मैं भी गलत हूं, मैं भी कल को कांग्रेस छोड़ करके जाऊंगी, तो मेरे जाने से भी कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अब मुद्दे पे आते हैं। सरकार आपके द्वार है,
अभी तक बात चल रही थी। बिल्कुल, और जो मंडल वाइज दिए गए हैं कि मंत्री वहां जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जन चौपाल लगाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहती है? देखिए, ये जो है जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा खराब है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत करके जो विधायक है सिकंदराबाद के, अभी तक इधर दिखे ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? अभी तक नहीं दिखे हैं, अभी उनका पता आता ही नहीं है। जिस दिन से विधायक बने, जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया, ये ख्याल अच्छा है दिल समझाने के लिए गालिब, लेकिन ये सिर्फ मीडिया में या सिर्फ लोगों के बात पहुंचाने तक, वहीं तक सीमित अगर हो गया तो ये ख्याल बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर इसमें वाकई काम होता है, वाकई जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सुनी भी जानी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अगर हम इस चीज को कहने लग जाए कि नहीं नहीं ये भी गलत होगा, लेकिन पहले वो अपने नेतृत्व को संभाले, पहले वो अपने नेताओं को संभाले, तब वो जनताओं की समस्या सुनने के लिए जाएंगे। जनता की पहले वो खुद को संभाले, ठीक, पहले वो अपने लोगों को, ऐसे लोगों को निकाले पार्टी से जो लोग खराब हैं, जिन्होंने इतना काम बिगाड़ा, उसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं हुआ लखीमपुर वाले लोगों का। ऐसे लोगों को निकाले जिन्होंने लखीमपुर में एक बेटी की साड़ी खींची थी, ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाले। पहले अपनी पार्टी को वॉशिंग मशीन से साफ करें, तब जाकर के जनता के बीच में आके वो लोग बात करें। अब ऐसे जनता के बीच में आकर के थोड़ी बात होती है। अभी कहने के लिए तो अच्छी अच्छी बातें हैं ये, लेकिन जनता की बात कौन समझेगा? जो जनता के बीच में होगा, और जो नेता होंगे 5वीं 6ठी मंजिल पे, उन्हें क्या पता जमीन पे क्या हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। आगरा मंडल की कमान अजय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है, और हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़े हुए हैं। अजय, क्या समस्याएं जो आगरा की निकल के आई, उनको लेकर अब सरकार की योजनाएं जो कहां तक लागू हैं, धरातल पे क्या स्थिति, उसको जानने के लिए भी उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, और साथ ही साथ जो वहां की समस्याएं हैं लोगों की, वो भी जानेंगे। देखिए विशाल, जिस तरह से आप शुक्रवार से जनता, सीधे जनता के द्वार पर सरकार, ये यहाँ पर एक नारा है, और 18 मंत्रियों का एक समूह मंडल है, जिसमें कि 2 डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल का प्रभारी बनाया गया है, और जिस तरह से ब्रजेश पाठक है वो बनारस मंडल के एक मंत्री को एक मंडल में लगा दिया है। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा से एक कैबिनेट मंत्री और हैं बेबी रानी मौर्य, उनको झांसी मंडल का बनाया गया है। एक जिले में एक दिन का कार्यक्रम है। जैसे कि आज आगरा मंडल की हम बात कर लेते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा मंडल के प्रभारी हैं। आज उनका मथुरा में कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे जनता से संबंध यहाँ सरकार का होना चाहिए, क्योंकि कई शिकायतें, कई ऐसे जो योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, उसका आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। किसी भी एक ग्राम की चौपाल या किसी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया जाएगा, और वहां जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो सुचारू रूप से जनता के बीच में पहुंच रही हैं, या उसके जो चीजें हैं वो जनता, जो उसके फायदे हैं वो जनता को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आम जनता की या क्षेत्रवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ने एक नई पहल की है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं और दिल्ली को छोड़कर इस तरह की पहल, ये राज्य पहला राज्य है जहां पर ये शुरुआत की गई है कि सीधे द्वार पहुंच रही है। वो इसलिए कि वोट मांगने के लिए जब नेता घर पहुंचते हैं, तो जो कहा जाता है कि नेता कब दरवाजे पर दोबारा आते नहीं है, तो उसकी शुरुआत की गई है, और एक बड़ी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम मथुरा की बात कर लेते हैं तो आज केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा में दौरा, और मथुरा में वो जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम है, जिले की हम बात करते हैं तो 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में बताया जा रहा है, और सीधे तौर पर कहा गया कि एक किसी मलिन बस्ती में जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे, भोज भी वहां पर करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल मानी जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है वो सीधे सरकार जनता के द्वार कही जा रही है, और जनता के द्वार पर सरकार पहुंच भी रही है। कुल मिलाकर आगरा 18 जो मंत्री हैं वो उसमें लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी मंडलों के प्रभारी बनाए गए हैं, कि जिससे कि जनता की परेशानी सीधे सरकार को पता चल सके, और उस सरकार जिसने वोट जनता का लिया है, और उस जनता की समस्या का जो समाधान है वो कर सके। सरकार की जो तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक शिकायतें मिली, पिछले चुनाव प्रचार में देखा गया कि भाजपा के नेताओं का विरोध झेलना पड़ा, तो उसकी कमियां पता कर चलाई गई कि उसमें जो जनता को फायदा ही नहीं मिल पाया। तो सीधे तौर पर
जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो सीधे संवाद करेंगे और वहां की समस्याओं को जानेंगे, और जो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ मंत्रियों के साथ रहेंगे। तो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो विधायक हो या उस जिले के सांसद हो, वो सभी प्रभारी मंत्री के साथ रहेंगे। उनके बाद वहां की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, और जो वहां की समस्या चली आ रही है वर्षों से, उन समस्याओं को दूर किया जा सके, और जो योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए सीधे जो सरकार है वो जनता के द्वारा जा रही है। बिल्कुल। अपनी सवाल है आपसे, जी जैसे पूनम जी, आज आप कुछ मथुरा कहना में चाह रही प्रोग्राम हैं? था जी विशाल जी, जैसे मथुरा में आज प्रोग्राम था मंत्री जी का, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो जनता के दुख दर्द और उन तक योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो वहां पे भीड़ इकट्ठा होना या उनका माहौल बनना, या वही चीजें होकर के आ गई कि पूरे जिला मथुरा में कितने लोगों के पास पहुंच पा रही है, ये जानकारी उन्हें हो गई एक ही दिन में? क्या वो पूरे एक दिन में जिला मथुरा की पूरी जनता से मिल रही है मंत्री जी? ये तो थोड़ी बात अटपटी सी लग रही है विशाल जी। बिल्कुल, हमारे साथ बरेली से शानू कुमार भी जुड़े हुए हैं। आपका सवाल का जवाब अभी कंचन द्विवेदी जी देंगी। कुछ तकनीकी खामियां हैं, वो अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं हमसे, या फिर से चली गई। शानू कुमार हमारे साथ संवाददाता बरेली से जुड़े हुए। शानू, आज नंद कुमार गुप्ता नंदी आपके आज पहुंचे हुए थे, जिस तरह से उन्होंने लगातार बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने बिजली को लेकर बड़ी बात कही, और दूसरा समाजवादी पार्टी पर बरसे हैं वो। उनका 2017 से पहले भी बिजली ऐसे जाती थी, और आज उनका कार्यक्रम पहले क्या क्या हुआ, किन किन विभागों की उन्होंने मीटिंग ली, समीक्षा करी, और किसकी आज उन्होंने फरियाद सुनी है, या सिर्फ पर्चे लेके वापस लौट गए? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी सरकार जब से 2.0 में आई है तब से वो एक्शन मोड में है। बुलडोजर भी चले हैं और भूमाफियाओं पे कार्रवाई भी हुई है। उसके बाद ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर नहीं चले हैं बुलडोजर, वो भी अवैध अधिग्रहण में आता है। पूनम जी सुन लीजिए, दिल्ली के जो मेयर हैं उनके यहाँ भी नहीं चले हैं बुलडोजर, गरीबों के घर चले, ये अलग बात है। पूनम जी, आप दो लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मैं भी आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले संवाद शानू अपनी बात को पूरा करें। ये सवाल के जवाब पत्रकार महोदय आप नहीं, देखिए बीच में इस तरीके से पूनम जी बात सुनिए, सवाल भी है, जवाब भी मिलेगा। आप पहले बातों को सुनिए जी। देखिए विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री पहले भी रहे, उसके बाद अब उनका दर्जा जरूर बदल दिया गया, औद्योगिक विकास मंत्री कर दिए गए, लेकिन इस बार उनको प्रभारी बना दिया गया पूरे बरेली मंडल का। बरेली आज पहुंचे करीब 1:30 बजे पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत होते हैं, पदाधिकारी बहुत होते हैं, नेता बहुत होते हैं। जिला प्रशासन की तो बात अलग है, वो तो सिर्फ मुस्तैदी में नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत देर मीटिंग चली, बातचीत चली, लेकिन सामने कुछ निकल के नहीं आया कि आखिर फरियादी दूर दूर तक नहीं दिखे कि आगे जनता का, क्योंकि बात साफ तौर पे ये थी कि जनता के द्वार पर प्रदेश सरकार, लेकिन प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करते रहे। लेकिन शाम बीत चुकी थी, जिला परिषद कोई भी फरियादी नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा किया कि कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण जरूर किया। उसके बाद वो अब खाना पीना खाने के बाद अब एक पंचायत निकलेंगे, पंचायत घर में चौपाल भी लगाएंगे। लेकिन देखने वाली बात विशाल यहाँ पर साफ तौर पर से ये है कि रात में कौन फरियादी उन तक पहुंचेगा। पंचायत जरूर लगाई जाएगी और चौपाल भी लगाया जाएगा, लेकिन कौन फरियादी उन तक पहुंचेगा, आखिर वो फरियादी जो हकीकत में जो फरियाद उन लेकर के पहुंचते हैं वो रात में उन तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब उन्होंने ये, मैं आपको बताना चाहूँ, पूनम जी ने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बुलडोजर निकला, देखिए कार्रवाई सब पर हो रही है, भूमाफिया हो चाहे नहीं हो रही, पत्रकार महोदय नहीं हो रही है। दिल्ली में बुलडोजर चला, अच्छी बात है, मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि अधिग्रहण जो होता है तो आप उसको ना करें, उसको ध्वस्त ना करें, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल अगर अधिग्रहण है अवैध तो बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश जी, उनके यहाँ पर भी अवैध अधिग्रहण हो रखा। आपको पता है, इस विषय में जानकारी है? 20 नेताओं का आपने देखा होगा चैनल पे दिखाया जा रहा था, यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका जो नाम का बोर्ड लगा हुआ था वो भी अवैध अधिग्रहण में आता है, लेकिन उनके यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक, इस बात को मैं बिल्कुल आप पूनम, आपको रोकना चाहूंगा। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, आपने सुना, अभी सबको सुना आपने, अब कुछ टिप्पणी आप करना चाह रहे हैं? अच्छा मैसेज जाता जनता में कि भारतीय जनता पार्टी पूनम जी प्रमोद जी की भी बात सुन लेते हैं। पूनम जी प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं।
प्रमोद जी, चल रहा है, ये गलत बात है बड़े भाई। प्रमोद जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी आ रही, आपकी आवाज आ रही है जी। विशाल जी। मैंने कहा भी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ तकनीकी खामियों से जुड़ नहीं पाए, लेकिन आरोप बहुत है कि एक दिन में क्या सारे लोगों की समस्या सुन ली जाएगी? जी हेलो हेलो, हाँ तानू जी, हाँ विशाल, तानू जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बरेली में जो आपके मंत्री आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये तो पूछिएगा कि एक जाति, एक समुदाय या एक पार्टी को टारगेट करते हुए वो बुलडोजर चल रहा है बाबा का, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग के खिलाफ नहीं चलेगा? 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चलता है, उसी के 1 किलोमीटर आगे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का पेट्रोल पंप है, उसे सील कर दिया जाता है। बिल्कुल द्रोण जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी आपके पास आऊंगा। आपने सुना जिस तरीके से पूनम पंडित लगातार कह रही हैं कि भाई एक दिन के अंदर आप कितनी समस्याएं सुन लेते हैं, क्या पूरा मथुरा की समस्या आज एक दिन में उप मुख्यमंत्री जी ने सुन ली है? प्रमोद जी, पूनम जी ने कांग्रेस का पक्ष बहुत बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से रखा, उन्होंने वो ठीक है। लेकिन पूनम जी, एक चीज पिछले लंबे समय से आप ये महसूस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर पिछले कुछ समय में कांग्रेस के लोगों ने, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस मामले पर थोड़ा आवाज प्लीज बढ़ा दीजिए, मेरी अनुरोध है स्टूडियो वालों से। भाई जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आ रही है, बहुत वरिष्ठ है अंकल जी, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी पूरी बात सुन पाऊँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपने अपना पक्ष बहुत बेहतर ढंग से रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कांग्रेस ने बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2022 के चुनाव से पहले आंदोलन प्रदर्शन भी जन सरोकारों को लेकर के, ये बात भी सच है। लेकिन कांग्रेस की एक विडंबना ये भी है कि जो अभी विशाल जी ने कहा था कि किसके नेतृत्व में, तो जो प्रियंका जी हैं, ये पिछले अभी से नहीं, ये एक लंबे समय से आप देख लें, जो भी यहाँ का प्रभारी बना है वो चुनाव के वक्त तो आता है और उसके बाद वो पलट के उत्तर प्रदेश की तरफ देखता नहीं है। वही कारण है कि आज भी कांग्रेस का संगठन बिल्कुल लचर है। जिलों में की स्थितियां आप भी बेहतर जानती हैं। अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है, लड़ाई लड़नी है, तो वहां के प्रभारी को यहाँ रहना पड़ेगा। और आपके पास, कांग्रेस के पास प्रदेश व्यापी कोई इस ढंग का, जिसका के पूरे प्रदेश में एक प्रभाव हो, उस आभा मंडल का एक भी नेता नहीं। आखिर क्या कारण है, इस पर भी कांग्रेस को चिंतन करना होगा। दूसरी बात जो विशाल जी, ये तो कांग्रेस की बात थी, दूसरी बात विशाल जी ये है कि ये जिस ढंग से विपक्ष का की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की विपक्ष अब मुझे लगता है कि मूर्खला सा हो गया है। जो मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष एक दूसरे को ही आलोचना और प्रत्यालोचना कर रहा है, और वो सरकार को, जैसा कि अभी ये हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी कहा कि विपक्ष को एक होना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन बसपा जो है वो सपा को कह रही है, सपा में शिवपाल जी सपा की आलोचना कर रहे हैं, आजम खां वो नाराज हैं, सफीकुर रहमान पर वो नाराज हैं। तो इस ढंग से जो हो रहा है, तो वो विपक्ष, वस्तुतः स्थिति ये है कि विपक्ष अपने झंझा बातों में ही जूझ रहा है, उससे ही निकलने की स्थिति या उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को कैसे घेरेगी, ये सबसे बड़ी विडंबना। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो फिर जन सरोकारों की समस्याओं को कौन सुनेगा, कौन कहेगा। हालांकि अगर एक अपरोक्ष रूप से देखें, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से अपने मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों को लगाया है कि वो जाके वहां के देखें और जनता की समस्याओं को सुने कि योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही तो क्यों नहीं पहुंच रही है, क्या असुविधाएं हैं, इस बात को जो सरकार को, ये काम विपक्ष का है कि विपक्ष वहां ये देखे और सरकार को चेताए। तो जो विपक्ष का काम है वो भी सरकार को करना पड़ रहा है कि वो अपने मंत्रियों को देख के अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष आ रहा है।
और सत्ता पक्ष की भूमिका भी विपक्ष निभा रहा है। आप बताइए कि पिछले 1-1.5 महीने में ले लीजिए सरकार बनने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्रियता से जुटी हुई है। विपक्ष ने किस मामले को अलावा ट्विटर पर किस मामले पे एक मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी? महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? अंकल जी, कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा पूरे देश में धरना किया है। ये मत कहिए कि आप किसी विपक्ष ने नहीं किया, बिल्कुल महंगाई के लिए धरना किया, पूरे देश में किया, कांग्रेस ने किया, चुनाव के बाद भी। आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नहीं किया है, चुनाव के बाद भी महिला कांग्रेस ने भी किया और जो मेन कांग्रेस है उन्होंने भी किया। ये मत कहिए आप सबकी गिनती एक में मत जोड़िए, मेरा अनुरोध है आपसे। चलिए, हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे भी हैं। परनवीर, लखनऊ से आप जुड़े हुए हो, कितने प्रदर्शन आपको विपक्ष को देखने को मिले सरकार बनने के बाद? और पूनम जी तो कह रही कि बहुत प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में हुए। मैं आपको भेज दूंगी। देखिए विशाल जी, एक तो सबसे पहली बात है कि जो पूनम जी हमारे यहाँ सम्मिलित हुई है डिबेट में, अच्छी बात है। कम से कम दूसरे की बातों को पूनम जी को ध्यान से सुनना चाहिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो कहा वो 100% उन्होंने बात सही कही। जिस तरीके से जो विपक्ष को काम करना चाहिए, योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को लगाया है कि अपनी कामों को खोजो, पिछले 5 सालों में हमने कहाँ कहाँ गलती की है उसको खोज कर लेकर के आइए, और सिर्फ समस्या खोज कर नहीं लाना है, उसका समाधान। विपक्ष जब जनता की आवाज, दूसरी सबसे बड़ी बात विशाल जी, इन्होंने लखीमपुर खीरी की बात उठाई। लखीमपुर खीरी में आप देखिए, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी आज की यहाँ पे सीट जीत गई है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर बहुत बड़ा एक तमाचा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बुराई ढूंढी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जुड़े हैं, किसानों को लेकर के मुद्दा कर रहे थे। ये बड़ी खराब बात है कि कोई पत्रकार अगर आपको असलियत बताए तो आप उसको बीजेपी का पत्रकार बता देते। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? आपसे ज्यादा मुद्दे हम लोग उठाते हैं, आपसे ज्यादा, आपकी पार्टी से ज्यादा हम लोग मुद्दे उठाते हैं सामाजिक। आप मत बताए कौन बीजेपी का है कौन किस पार्टी का है। पत्रकार को पत्रकारिता वाला काम करने दीजिए। अब आपको सच्चाई बताई गई तो आपको बुरा लग गया, आपको सच्चाई बताई गई तो आपको बुरा लग गया, आपको सच्चाई बताई गई। आपकी तरह हम लोग किसी जेएनयू वाले को पकड़ के अपनी पार्टी नहीं चलवाते हैं। आपकी तरह आपकी पार्टी में 200 टिकट बेचने वाला बीजेपी में शामिल हो जाता है। आप क्या बताएंगी मुझे? आप क्या बताएंगी? आपने यूपी में कांग्रेस को खत्म कर दिया। आपकी राष्ट्रीय महासचिव शिमला में ठंडी में हवा खा रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव होकर वो अपने पीएस से पार्टी चलवाती हैं। आप बताएंगी मुझे? आप बताएंगी कांग्रेस के बारे में? आप बताएंगी कांग्रेस के बारे में मुझे? आप बताएंगी मुझे? आप मुझे बताएंगी? आप ही के कई प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, आप ही के कई प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। बात सुना करिए, हमेशा बात सुना करिए। आप बात सुनिए, कांग्रेस ने कितना प्रदर्शन किया सब मुझे पता है। आप ही का प्रदेश अध्यक्ष क्या क्या करते पकड़े गए, मत बुलवाइए मुझसे। बट आपको सच्चाई बता दे अगर कोई पत्रकार तो वो भाजपा का हो गया। अभी हमारे रिपोर्टर जब भाजपा की बुराई कर रहे थे तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, तब आपने नहीं कहा कि आप अच्छा कह रहे हैं। एक बुराई आपकी कर दी तो आपको लग गया कि बिल्कुल भाजपा के हो गए। आपसे ज्यादा मुद्दे उठाते हैं हम लोग, आपसे ज्यादा बार महंगाई पे डिबेट की होगी, आपसे ज्यादा महंगाई पे डिबेट की होगी, आपसे ज्यादा बिजली के लिए जनता की बात सुनाई होगी हमने, आपने कहीं नहीं सुनाई। अरे आप थोड़ी बताएंगे मुझे, आप बताएंगे क्या कैसे क्या किया जाता है। मुझे आए हुए लखीमपुर खीरी में जब भारतीय जनता पार्टी से नाराज की जनता तो आज सीट कैसे जीती? विशाल जी, पूनम जी से एक सवाल करना है। विशाल जी, पूनम जी से सवाल करना है। बिल्कुल। पूनम जी, आज नंदगोपाल नंदी बरेली पहुंचे और उन्होंने सीधा कह दिया कि कांग्रेस को डुबाने वाले राहुल गांधी हैं, और आप कह रही हैं हमने धरना प्रदर्शन किए, पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ा। तो बरेली की जो कांग्रेस की न्यू कही जाती है, प्रवीण सिंह हेरन को क्यों नहीं रोक पाए आप? सुप्रिया हेरन मेयर भी रही, उनको क्यों नहीं रोक पाए? जब आपकी पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप इतने चर्चे परचे नहीं करते, और किसी एक व्यक्ति के 4 व्यक्ति के सानू जी डिबेट कांग्रेस के टूटने पर हो रही है। चलिए बस शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शानू कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। द्रोण कश्यप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे से भटकते हुए फिर मुद्दे पे वापस आए, लेकिन बड़ी बात कि एक साथ 18 मंत्रियों को एक समूह में भेज देना
और कहा ना कि ये अब जाइए अपने अपने मंडलों की समीक्षा करिए और जो वहाँ की समस्या है, जो परेशानी है, उसको कहीं ना कहीं आप लेके आइए और मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट दीजिए, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो काम अभी प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए, कि पहले ऐसा होता था कि विपक्ष कुछ लोगों की टीम बनाकर भेजता था कि जाइए आप मंत्रियों के गृह जनपद में जाइए, वहां पता करिए जरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी मौका नहीं दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सीधे अपने ही मंत्रिमंडल को उतार दिया है मैदान में। अब देखना होगा कि सरकार आपके द्वार के बाद कैसे विभागों में जो अनियमितताएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं, उनको कैसे खत्म किया जाता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।